बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी ज्यादा नजरें टिकी रहेंगी। उसमें से एक सीट है नागौर, जिस पर ज्योति मिर्धा जी को टिकट मिल गया है। हाल ही में ज्योति मिर्धा जी बीजेपी ज्वाइन की थी। ज्योति मिर्धा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति मिर्धा जी, बधाई हो सबसे पहले। अब आप फाइनली चुनावी मैदान में आ गई हैं। नागौर की सीट एक मतलब राजस्थान का हार्ट कहा जाता है, जाटलैंड। अब उस सीट से आप फाइट कर रही हैं। क्या लग रहा है, किस मुद्दे के साथ जाएंगी? आपकी सीट बहुत टफ मानी जा रही है। देखिए, अभी तक तो बिसात पूरी बिछी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि नागौर के अंदर कोई इतना टफ कंपटीशन मिलेगा हमें। जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में है और जब से आचार संहिता लगी है तब से तो और भी ज्यादा उसकी तरफ, बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ा है लोगों का। तो जो भी कांग्रेस की लिस्ट आती है या बिसात जैसे भी बिचती है, मुझे लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। जाटलैंड से हनुमान बेनीवाल का बहुत बड़ा फैक्टर है। बार बार ये सवाल आपसे होता ही है। और इस बार जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल जी पूरे दौरे कर रहे हैं, जो बयानबाजियां दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, आप कैसे मैदान में उतरेंगी? क्योंकि उनके भी प्रत्याशी उतरने वाले हैं, कांग्रेस के भी उतरेंगे, तो ऐसे में बहुत ज्यादा वोट बंटवारे होंगे। नहीं, देखिए, अब क्या हुआ है कि लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं। वोटर ये जानता है कि मेरा वोट किसको लगने वाला है। तो जो ये धारणा रखते हैं कि भाई मैं इसको हरा दूं, मैं इसके वोट कटवा दूं, वो चीज वोटर समझने लग गया। और आपने देखा होगा कि पिछले कई चुनावों में ऐसा क्लियर कट दिखाई देता है कि वोटर की जो मानसिकता है वो दिख जाती है कि अगर 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो उनमें से वो 2 कोई रियल कंटेंडर मान करके और वोटिंग उनके पक्ष में या उनके विपरीत करते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे या अगर हनुमान जी किसी को खड़ा करना चाहेंगे। और रही बात जो उनका जो जनसंपर्क या जो यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, वो सभी ने देख लिया कि उसके अंदर मतलब रथ चले जा रहा है और 100 की स्पीड से निकले जा रहा है, लोग आसपास है ही नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज समझ में आ गई है कि जो आरएलपी का ग्राफ है वो बहुत बुरी तरह से नीचे गिर रहा है। जहां कहीं गए हैं वहां पे बहुत भारी विरोध हुआ है, चाहे डेगाना में देख लीजिए, चाहे मेड़ता में देख लीजिए, चाहे जो नागौर की बाकी विधानसभाओं के अंदर गए, या जो कुचामन के अंदर हुआ या वैसरौली के अंदर हुआ। तो उसके बाद शेखावाटी में तो बहुत ही फ्लॉप शो रहा उनका। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज का कोई खास विशेष महत्व रह गया अब। मारवाड़ से ये बीजेपी कोशिश कर रही है कि जाटों को अपने साथ ले। कांग्रेस से नाराजगी भी है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जनता के बीच में कौन सा मुद्दा अपील करेगा, या कौन सा ऐसा मुद्दा टच करेगा जो बीजेपी खासतौर पे उसको स्पेशली जाटलैंड में उठाएगी उस मुद्दे को? देखिए, बीजेपी ने जो किसान वर्ग को जो तवज्जो दे रही है राजस्थान में, उसका एक क्लियर रुझान दिखाई देता है वोटर का अब बीजेपी के पक्ष में। और जो मुद्दे हैं वो चाहे कांग्रेस का जो विफल राज रहा है पिछले 5 सालों के अंदर, कोशिश करी थी लास्ट 6 महीने के अंदर कि अच्छी फ्रीबीज बांट करके और किसी तरह पब्लिक को अपने फेवर में कर लिया जाए। लेकिन अब आज हालात ये रह गए हैं कि तनख्वाहें देने के लिए बजट नहीं है। तो ये बताता है कि वो सिर्फ एक टेम्परेरी फेज था जिसके अंदर पब्लिक का वोट ले लें और राज बनाने की बात कर लें। तो जो कानून व्यवस्था रही है, जो पेपर लीक के मुद्दे के अंदर जो बहुत बड़ी बड़ी हमारे सामने अभी आप देख रहे हैं, रेड्स वगैरह भी पड़ रही हैं और लोगों के, कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, इवन आरएलपी के नेताओं के उसके अंदर नाम सामने आ रहे हैं। तो चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे किसानों के मुद्दे हों, हर जगह पे हम देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस की विफलता रही है। दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी का जो शासन रहा है केंद्र के अंदर मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, वो आज मतलब विश्व के अंदर देखें तो भारतीय होने पे नाज होता है आदमी को। कहीं पे भी चले जाएंगे तो भारत की एक अलग जो साख है वो बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि उसको देखते हुए बीजेपी की क्लियर कट मेजोरिटी आएगी और बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनेगी राजस्थान में। वसुंधरा जी को लेकर बीजेपी में एक बहुत बातें कही जा रही थी कि इग्नोर कर दी गई हैं, या वसुंधरा जी के लोगों को इग्नोर कर दिया है। इस लिस्ट में तो बहुत तरजीह दी गई है। आपको क्या लगता है, क्या रोल होने वाला है वसुंधरा जी का? क्योंकि ये सस्पेंस बहुत बड़ा है। देखिए, ये तो बड़े फैसले हैं, पार्टी के बड़े लीडर करेंगे इसके ऊपर फैसला। लेकिन जो मैं इतना बता सकती हूँ कि जो फर्स्ट लिस्ट के बाद में या सेकंड लिस्ट के बाद में जो जनरल परसेप्शन हमें सुनने को मिल रहा है वो ये आ रहा है कि भाई टिकटें बहुत अच्छी तरह से बांटी गई है और अगर तीसरी लिस्ट भी ऐसी आ गई तो क्लियर कट ही बीजेपी की सरकार आएगी। कई ऐसे जाट लीडर्स हैं कांग्रेस के जो बीजेपी के टच में हैं। आपको लग रहा है उनको लाने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी, या अगर आप भी अप्रोच करेंगी उन बड़े नाम जो वेस्टर्न राजस्थान से स्पेशली हैं? नहीं, कई लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और मुझे लग रहा है आज जो बीजेपी की प्रॉब्लम है वो अति वाली प्रॉब्लम होगी। तो उनको क्योंकि अपने लोगों को भी तालमेल बिठाना पड़ेगा कि जो पुराने लोग बीजेपी में रहे हैं और उसके अलावा जो नए लोग हैं किनको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो वो समीकरण देखते हुए
पार्टी ये फैसले लेगी नियर फ्यूचर के अंदर भी कि कौन लोग हमारे साथ में आकर के बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। आपकी सीट पे ही बहुत बड़ा इक्वेशन है, मुसलमान ज्यादा हैं और मुस्लिम वोटर्स भी वैसे भी कांग्रेस की तरफ रुझान रहता है, और ऐसे में जब कोई तीसरा कैंडिडेट आ जाए तो वोट कटते हैं, उसको मैनेज आप कैसे करेंगे? मैंने जैसा बताया कि अभी कांग्रेस की लिस्ट भी जारी होने वाली होगी 1-2 दिन के अंदर, और उसके बाद जब पूरी बिसात बिछेगी उसके बाद में रणनीति तय करेंगे किस तरीके से होने। मैंने सुना ये था कि बहुत लंबी लिस्ट है, पर फाइनल जब नाम जारी हुए तो सिर्फ 33 ही हुए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की जो लिस्ट आई है उसको देख करके घबराहट सी हुई होगी कि भाई एक बार दोबारा से रीअसेस कर लें कि किनको भेजना चाहिए मैदान में। पार्टी आपको स्टार कैंपेनर के तौर पे भी राजस्थान में बहुत लंबे चौड़े दौरे कराने वाली है और आप चुनाव भी लड़ रही हैं, मैनेज कैसे होगा? मुझे नहीं लगता, अगर पार्टी कहीं चाहेगी हम लोगों को कि भाई प्रचार में जाना चाहिए और उससे अगर पार्टी का बेनिफिट होता है तो हम लोग जरूर जाएंगे। और ये बीजेपी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, अगर ये कोई कैलकुलेटेड अगर कोई डिसीजन ले रही है कि भाई हमें भेजना चाहिए क्षेत्र से बाहर या नहीं भेजना चाहिए, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बहुत सॉलिड कारण होंगे इनके पास में। तो अगर पार्टी कहेगी कि जाकर के आप प्रचार कीजिए तो हम प्रचार करने जाएंगे। एक आखिरी सवाल, ये पॉलिटिकल कॉर्नर्स में ये बात जरूर विस्पर्स हो रही है कि जब आप बीजेपी में आई उसके बाद गहलोत जी की तरफ से, बड़े कांग्रेस लीडर्स की तरफ से भी आपको अप्रोच किया गया कि अभी भी समय है, आप वापस आ जाएं, ऐसा हुआ था? और अब क्या इसकी संभावनाएं भविष्य की हैं? नहीं, इसकी अब कोई संभावना नहीं है जी। मतलब बीजेपी ने जितने मान सम्मान के साथ में हमें एंट्री दी है, तो हमारा दायित्व बनता है कि पूरा ईमानदारी के साथ में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें, और विधानसभा के चुनाव में और उसके बाद लोकसभा के चुनाव के अंदर किस तरीके से बीजेपी को मजबूत करा जाए, यही मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। कुल मिलाकर ज्योति मिर्धा जी ने साफ कर दिया है कि दौरे कोई भी हो, लेकिन अब जब नागौर से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं तो मसला साफ है, पूरा चुनाव प्रचार पर भी ध्यान होगा और अपनी सीट पर भी ध्यान रखेंगे। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी जयपुर।